क्या आपको पता है कि देश एक ऐसा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो इस साल अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है? उस देश का नाम बताइए और वो अपनी कैपिटल सिटी को दूसरी जगह ले जा रहा है, उस जगह का नाम बताइए। आप कमेंट में जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको एक न्यूज सुनाता हूं। क्लाइमेट क्राइसिस के चलते थाईलैंड अपनी राजधानी बैंकॉक को बदलकर दूसरी जगह ले जाना चाहता है। हाँ जी, इस बीच में डॉलर्स आ गए हैं, तो एक बार के लिए डॉलर वालों को धन्यवाद। कृणाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। गूगल पे दे दो, हम यूज उसी पर पे किया करेंगे। हाँ यार कृणाल, ये करना पड़ेगा मुझे, अभी आज मुझे पूछने दो यार। हाँ नहीं तो यार 30-40% गूगल ले लेता है इसमें से। क्लाइमेट क्राइसिस कुड फोर्स थाईलैंड टू मूव कैपिटल बैंकॉक। मेरे प्यारे साथियों, जो बैंकॉक है ना, इससे राजधानी शिफ्ट करके थाईलैंड कहीं और ले जा रहा है। कंट्री में नीड टू रिलोकेट इट कैपिटल ड्यू टू राइजिंग सी लेवल। समुद्र के तल के बढ़ते हुए, हाँ जी, बहुत सारे लोग तो यहां पर आंसर लिख दिए थाईलैंड देख करके कि थाईलैंड की चर्चा हो रही है, लेकिन हमने चूंकि सेशंस किए हुए हैं, बिल्कुल रजनीश भैरव बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मिशन अभिषेक पीहू यश बिल्कुल, इंडोनेशिया है जो अपनी कैपिटल को ऑलरेडी शिफ्ट करने का अनाउंसमेंट कर चुका है। इस साल उनकी कैपिटल जकार्ता से शिफ्ट होकर के, बताइए, बोर्नियो पर चली जाएगी। और बोर्नियो में कहां चली जाएगी? तो नयनतारा करके जगह है, वहां चली जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अभी क्या हो रहा है कि थाईलैंड भी इसी तरह से अपनी कैपिटल को शिफ्ट करने की बात कर रहा है। कहां से कहां ले जाने की बात कर रहा है? बोले साहब बैंकॉक तो नहीं रहेंगे, क्योंकि यदि सरकारी काम यहां हुए और पता चला कि बैंकॉक ही डूब गया, तो ऐसी हालात में हम लोग करेंगे क्या? मेरे प्यारे साथियों, कुछ तस्वीरें देखो। ये बैंकॉक में आई बाढ़ के नजारे हैं, जिसके चलते यहां पर जनता इस तरह से प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि सर कोई भी शहर बाढ़ तो झेल ही सकता है ना, इसमें क्या है? बाढ़ तो कहीं भी आ सकती है, भारत में भी आ सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सोचिए, बाढ़ का पानी ढलान के हिसाब से समुद्र में जाना चाहिए, लेकिन वो समुद्र में नहीं जा रहा है मेरे भाई। समुद्र की तरफ ढलान ही नहीं है उसका, वो खुद ढल गया है। समुद्र से उल्टा पानी इस तरफ चला आ रहा है। हाई टाइड्स अगर आ गई तो वो पानी हाई टाइड्स के कारण शहर में भर जा रहा है, उल्टा हो रहा है। तो सर समुद्र का पानी तो नीचे गिरेगा तो वैसे ही देश डूब जाएगा, शहर डूब जाएगा, ये क्या बात कर रहे हो? एनी टाइम ऐसा नहीं होता। कभी बारिश के समय आ रहे तूफान के चलते, चलती हाई टाइड्स के चलते शहर में पानी भर जाना, सोचिए कैसा हो। ऐसे हालात हमारे मुंबई में भी देखने को मिलते हैं। मुंबई में भी तो यही होता है, कई बार हाई टाइड्स के चलते पानी सड़क पर आ जाता है और बताया जाता है कि एक दिन ऐसा होगा कि मुंबई भी पानी में डूबेगा, पानी में बैंकॉक भी डूबेगा। तेजी से डूबते हुए सिटी में जकार्ता का नाम सबसे ऊपर है, इसीलिए उसको शिफ्ट किया गया है। दुनिया भर के बहुत सारे शहर डूबने वाले हैं। आप कहेंगे सर डराओ मत, क्या धरती ही डूब जाएगी क्या? हाँ, अगर इस तरह की ग्लोबल वार्मिंग रही, तो सर तो बादल है। अरे हमने कहा भाई बादल है, लेकिन ये बादल अगर धुएं की वजह से है, यदि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, हमारे द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन की वजह से है, तो सूरज की जो रोशनी पृथ्वी पर आ रही है वो वापस नहीं लौटेगी। और अगर नहीं लौटेगी तो पृथ्वी के सराउंडिंग में जो भी ग्लेशियर्स हैं उन्हें पिघलाएगी। जमीन पर जो भी उपस्थित मॉइस्चर है उसे सोख कर बादल बनाकर वापस गिराएगी, जिससे ग्लेशियर पिघलने से तो जल स्तर समुद्र का बढ़ने लगेगा और बहुत तेज बारिश और साथ ही साथ ड्रॉट जैसी कंडीशंस बनने लगेंगी। बोले सर इसको थोड़ा और विस्तार से समझना हो तो और विस्तार से केवल इतना सा समझिए कि यह प्रभाव ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले उद्योग धंधे, जो उद्योगों से हम लोग एनर्जी पैदा कर रहे हैं, उद्योग से जो अपने काम की चीजें पैदा कर रहे हैं, उनसे उत्सर्जित होने वाली जो गैसें हैं, ये गैसें जब धरती से लिफ्ट होकर के वायुमंडल में जाती हैं तो वायुमंडल में एक लेयर बना लेती हैं। इस लेयर के बन जाने से वैसी ही फीलिंग आती है जैसे ग्रीन हाउस में आती है। ग्रीन हाउस में कैसी फीलिंग होती है मेरे प्यारे साथियों? ग्रीन हाउस की फीलिंग को आप ऐसे समझिए कि बहुत बार ग्रीन हाउस को आप आसान रूप में समझने के लिए ऐसा करिए कि आपने अगर किसी खेत को ऐसा देखा हो जिसमें कि लोग नेट का सा घर बना के रखते हैं, वो असल में ग्रीन हाउस है। सर्दी से बचने के लिए, फसल को बचाने के लिए इस तरह का ग्रीन हाउस बनाया जाता है। सर्दियों में अक्सर पाले से बचने के लिए बनाया जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडल के अंदर पॉल्यूशन की जो लेयर है वो पृथ्वी को ग्रीन हाउस बना देती है, जिसके चलते जो सूरज की रेडिएशन पृथ्वी पर आई है वो लौट नहीं पाती, तो वो सराउंडिंग को ही गर्म कर रही होती है, जिससे कि हीट बढ़ती है। उस बढ़ने वाली हीट को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर्स पिघलते हैं,
ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो समुद्र में पानी जाता है, समुद्र में पानी जाता है तो सी लेवल बढ़ने लगता है। आप सोचिए कि दुनिया भर के समुद्रों का लेवल बढ़ रहा है। यह जानकारी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे आप आईपीसीसी कहते हैं, उसकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट में बकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि आने वाले सालों में, अगर आज से मात्र 100 साल की बात की जाए, तो दुनिया के जितने भी ये वाले डॉट आपको दिख रहे हैं, ये सभी शहर ऑलमोस्ट पानी के अंदर जमींदोज हो चुके होंगे। जमीन के किनारे बसे हुए ये जो शहर हैं, समुद्र के किनारे जो ये बसे हुए शहर हैं, ये जमींदोज पानी के अंदर दब चुके होंगे। पानी के किनारे बसे हुए शहर, इन्हीं में से एक शहर है थाईलैंड। भारत से अगर आप पूर्व की तरफ चलें, दक्षिण पूर्व की तरफ स्थित 10 देशों के समूहों में, जिसका नाम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यहां ईस्ट है यहां साउथ है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ये 10 देशों का समूह, इनमें से एक देश है थाईलैंड, और उस थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। इस बैंकॉक के बारे में आज की चर्चा है मेरे प्यारे साथियों। ये रहा थाईलैंड, और करीब से देख लीजिए, और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, जिसे आप इस मैप से देख सकते हैं। जिस खाड़ी में यह स्थित है उसका नाम गल्फ ऑफ सियाम है। मेरे प्यारे साथियों, गल्फ ऑफ सियाम बैंकॉक के लिए टूरिज्म का बहुत बड़ा सोर्स है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पर जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत बीचेस के लिए यह जाना जाता है। बहुत सारे जो पानी के जो स्पोर्ट्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं, साथ ही साथ यहां पर बहुत सारी कोरल रीफ्स हैं। कोरल रीफ्स की वजह से डीप सी डाइविंग के लिए लोग यहां जाते हैं, कोरल वॉच करने के लिए जाते हैं। लेकिन बढ़ते कोरल क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते कोरल ब्लीचिंग देखी जा रही है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कि वो कोरल्स अपना कलर उड़ा रहे हैं। कोरल्स के कलर उड़ने से कोरल ब्लीच होता है, और वो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा इफेक्ट माना जाता है। उस कोरल ब्लीचिंग के चलते यहां का टूरिज्म भी प्रभावित हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में बैंकॉक अगर डूबता है तो यहां का बहुत बड़ा क्षेत्र टूरिज्म का इसकी वजह से प्रभावित होगा। वर्तमान में जो बैंकॉक है, इसके अंदर लगभग 83 लाख लोग रहते हैं। इन लोगों के साथ साथ यहां का टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर बना हुआ है। 96% ऑफ द एरिया मीन सी लेवल से नीचे चला जाएगा, ऐसा बैंकॉक के बारे में कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यहां का सी लेवल बढ़ने लगेगा, और ऐसी स्थिति में एक बड़ा हिस्सा इसका पानी में डूब जाएगा। पानी में डूबने के डर से ये लोग भविष्य को इस तरह से देखते हैं कि बैंकॉक पूरी तरह से पानी में होगा, और ऐसी स्थिति में इससे बचने के लिए हमें इस जगह को यहां से शिफ्ट करके कहीं और ले जाना होगा। यहां पर अंदाजा दिया गया है कि यहां पर हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर जो जमीन है वो धंसती जा रही है। आपको याद होगा, जमीन धंसने का हाल ही में मैंने एक उदाहरण और दिया था। मैंने कहा था कि चीन के अंदर जो हाल ही में सदी की सबसे बड़ी बाढ़ आई है, मैंने सेशन भी किया था, उसके ऊपर दिखाऊंगा आगे चल के, अपनी पाठशाला पे ही किया था। मैंने ये कहा था कि वहां पर भी जमीन समुद्र के नीचे बैठती जा रही है। क्यों? क्योंकि जब किसी शहर में हाई राइट्स बिल्डिंग बनने लगती हैं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए लोग जमीन को खोदते हैं। जमीन खोदते हैं, और रहने वाली पॉपुलेशन के लिए पीने का पानी समुद्र से तो मिलता नहीं है, तो ड्रेनेज के लिए समुद्र के नीचे, वो जमीन के नीचे खोद करके ड्रेन पानी निकालते हैं, मतलब पीने का पानी निकालते हैं। पानी निकालते हैं तो पानी निकालने से जमीन के अंदर का हिस्सा खाली होने लगता है। उस खाली हिस्से के अंदर धीरे धीरे जमीन बैठक लेने लगती है, बैठने लगती है। ऐसी स्थिति में यहां पर हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर बैंकॉक की जमीन के अंदर धंसती जा रही है। पैरेलली समुद्र अपना स्तर बढ़ाता जा रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले 100 सालों के अंदर समुद्र का जो जल स्तर है वो ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर तक ऊपर आ चुका है। आने वाले समय में यह लेवल और बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में जहां जमीन खुद नीचे जा रही हो, समुद्र का जल स्तर ऊपर आ रहा हो। समुद्र का जल स्तर ऊपर आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आंसर है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के पीछे का बड़ा कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या एक्सपेक्टेड है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान होगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर यह डिसाइड किया गया था कि आने वाले समय में सारे देश प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही तापमान को बढ़ाएं, इससे ज्यादा तापमान ना बढ़ाएं। लेकिन जिस तरह से हम लोग अभी चल रहे हैं, वर्ष 2100 तक प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से दुनिया का औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। कहते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड दुनिया का तापमान बढ़ता है तो 20 से 25 सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ जाता है। आप सोचकर देखिए, 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में चाल मतलब पूरा 100 सेंटीमीटर के आसपास 80 से 100 सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ जाएगा। जल स्तर बढ़ने से और पैरेलली इनके नीचे जाने से, यदि एक साल में 1 से 2 सेंटीमीटर बैंकॉक जमीन में खुद से धंस रहा है, क्योंकि जमीन के नीचे इतने गड्ढे बना दिए गए हैं कि जमीन वजन से नीचे बैठ रही है, तो अगले आने वाले 80 सालों में 80 सेंटीमीटर ये नीचे जाएगी, 80 सेंटीमीटर जल ऊपर आएगा। कुल 160 सेंटीमीटर अगर कोई जगह नीचे जा रही हो तो आप विचार करके देखिए कि क्या हालात होगा। समुद्र का जल स्वतः ही इस जगह चढ़ के आ जाएगा। यानी बैंकॉक वालों का जो डरना है वो गलत नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का जो वजन है वो जमीन दबा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पानी को ऊपर ला रही है, फाइनली यह डूबना तय है। ये यहां के लोगों को पता चल गया है। ऑलरेडी हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान रेंज है उसे क्रॉस कर चुके हैं और इसी को लेकर के यहां पर चर्चाएं फिलहाल हो रही हैं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। इसीलिए गवर्नमेंट अब अपने लिए एक नया शहर तलाशने का प्रयास कर रही है। हालांकि दुनिया के देश प्रयास में हैं कि हम कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर लें। कार्बन एमिशन को कंट्रोल करेंगे जिससे कि ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट कम पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट कम पड़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो हो सकता है सी लेवल ना बढ़े। लेकिन दुनिया के लिए अब चुनौती केवल सी लेवल ही नहीं है, बड़ा सारा कंस्ट्रक्शन भी है। इंडोनेशिया ऑलरेडी इस चीज से प्रभावित होते हुए अपनी कैपिटल को जकार्ता से नुसांतारा जो है नई जगह पर, वहां पर ले जाने के लिए तैयार हो गया है। मैं नयनतारा बोल रहा था, ये नुसांतारा है, ठीक है ना। यहां पर ऑलरेडी इस साल इनकी कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी, ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इस पर मैंने पिछली साल ही सेशन कर दिया था कि इंडोनेशिया अपनी कैपिटल बदल रहा है। आप जाकर के इस सेशन को देख भी सकते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध है, अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है। ये लोग डूबने के डर से कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं। बैंकॉक भी इसी लाइन के अंदर बढ़ा हुआ है। दुनिया भर के बहुत से देश 2050 तक इस चीज को फील करेंगे। दुनिया भर के वर्ल्ड बैंक की अपनी एक रिपोर्ट है जिसको ग्राउंड वेल रिपोर्ट कहा गया है कि 216 मिलियन लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभावित होंगे, और उसमें वाटर स्कार्सिटी का होना, तेज तापमान का बढ़ना, एक्सट्रीम इवेंट्स का होना बड़े कारण क्लाइमेट चेंज की वजह से माने जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये मैंने कारण आपको बता दिए हैं, और ये जनरली आप लोग सब पढ़ते रहते हैं। उन बेसिक कारणों में से सारे के सारे कारण आपके सामने हैं। ग्लेशियर्स का पिघलना सी लेवल चेंज होने के अंदर एक बड़ा कारण माना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अगले 30 सालों के अंदर बहुत जबरदस्त तेजी से सी लेवल के अंदर वृद्धि देखी जाएगी। अब आप पूछेंगे सी लेवल को चेक कैसे करते हैं। साथियों, 2 तरीके हैं जिनसे कि सी लेवल को चेक किया जाता है। एक का नाम है टाइड गॉज, यानी कि जो उठने वाली लहरें हैं उनसे, और दूसरा है सैटेलाइट ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर मतलब होता है ऊंचाई नापने वाला। सैटेलाइट से समुद्र तल की ऊंचाई नापी जाती है। इन 2 ही तरीकों से समुद्र तल को नापा जाता है। तो टाइड गॉज सिस्टम और ये दूसरा सैटेलाइट सिस्टम, ये 2 ही तरीके हैं जिससे कि दुनिया में समुद्र तल को नापा जाता है। तो अब सवाल यह है कि जो दुनिया डूब रही है इससे हम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, भारत ऑलरेडी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में शामिल है। अगर मैं आपके सामने इस रिपोर्ट की चर्चा करूं तो नंबर ऑफ पीपल पर कंट्री लिविंग ऑन लैंड एक्सपेक्टेड टू बी अंडर सी लेवल, तो आपको जो एकदम डार्क रेड में दिखाई देता है उसमें भारत का नाम है। 10 से लेके 50 मिलियन लोग, 5 करोड़ लोग वर्ष 2100 तक पानी के अंदर डूबेंगे, यानी कि उसकी वजह से प्रभावित होंगे। दुनिया के अंदर अगर टॉप 6 कंट्रीज देखी जाएं जो राइजिंग सी लेवल से प्रभावित होंगी तो उसमें भी इंडिया का नाम निकल कर आता है। वियतनाम, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, विशेष रूप से एशियन कंट्रीज का नाम निकल कर आता है।
एशिया में सबसे ज्यादा कौन से शहर बढ़ते हुए तापमान के कारण प्रभावित होंगे? इवन 2030 तक ही जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उनमें से सियोल, टोक्यो, मनीला, जकार्ता, बैंकॉक, हांगकांग और ताइपे के नाम निकल कर आते हैं। यानी कि आसियान कंट्रीज और चाइना के कंट्रीज जो है ना, चाइना और जापान वाले जो कंट्री हैं, ये सारे के सारे राइजिंग सी लेवल से 2030 तक ही प्रभावित हो जाएंगे। इनकी जीडीपी को होने वाला इंपैक्ट पर पर्सन आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा ताइपे तो -24% तक का अपनी जीडीपी में लॉस 2030 तक ही देख लेगा। मनीला के अंदर -87% का लॉस, बैंकॉक में -96% का लॉस देखा जाएगा। यानी कि राइजिंग सी लेवल से आपके दिमाग में सवाल बनेगा जीडीपी का 2030 तक नुकसान कैसे हो जाएगा? भाई जब सी लेवल बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, बरसात बढ़ती है, पानी शहर में भरा रहता है, तो कोई टूरिस्ट क्यों आएगा? अभी कुछ दिन पहले जब दुबई में बाढ़ आ गई थी, बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, लोगों ने जाना बंद कर दिया, तो टूरिज्म प्रभावित हो गया। शहर में पानी भर जाएगा, आप बीचेस पे जा ही नहीं पाएंगे, आप बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, तो कोई जाएगा क्यों? जाएगा नहीं तो आपके यहां पर आपके जो हालात हैं वो सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये स्थितियां यहां पर देखी गई हैं। मतलब आप ये सोचिए, अच्छा मैंने चाइना के ऊपर भी सेशन किया है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। आज से 3 वीक पहले ही मैंने कहा था, और उसमें भी मैंने एक चीज बताई थी कि वाटर एक्सट्रैक्शन एंड वेट ऑफ बिल्डिंग सी हाफ ऑफ चाइना सिटीज सिंकिंग। मतलब चाइना की आधे शहर जो है ना वो केवल वजन की वजह से डूब जाएंगे, क्योंकि शहर जो पानी के किनारे बसे हैं इनमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, हाई राइट्स बिल्डिंग बना दी गई हैं। इसके चलते चाइना इटसेल्फ में हरबिन, सांगजाओ, बीजिंग, तियानजिन, झांगझाओ, ये सारे शहर पानी के दबाव में बह जाएंगे। हम लोग भी पीछे नहीं हैं, हमारे भी बहुत सारे शहर, इंडिया के अंदर 12 कोस्टल सिटी हैं जो कि समुद्र के अंदर जमींदोज हो जाएंगी वर्ष 2100 तक, ऐसा नासा का कहना है। आप पूछेंगे ऐसे कौन से शहर हैं? कांडला, ओखा, भावनगर, मुंबई, मरमगांव, मंगलौर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, किद्दिरपुर, ये सारे वो क्षेत्र हैं जो कि वर्ष 2100 तक पानी के अंदर होंगे, यानी कि पानी इनको अपने अंदर ले चुका होगा। आप विचार करिए आने वाला समय कितना ज्यादा इस टेम्परेचर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से प्रभावित होने वाला है। इसी का नजारा मैंने आपको अपने इस सेशन के अंदर दिखाया है। अगर दुनिया में टॉप 10 फास्टेस्ट सिंकिंग कोस्टल सिटी बताई जाए तो उसमें चाइना का तियानजिन सबसे ऊपर आता है, वियतनाम का होचिमिन सिटी नंबर 2 पर, फिर चिटागोंग बांग्लादेश, म्यांमार यंगून, जकार्ता इंडोनेशिया, इंडिया के अंदर अहमदाबाद, इस्तांबुल, ह्यूस्टन, लागोस और मनीला के नाम निकल कर आते हैं। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह पूरी जानकारी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो। सर बचने के लिए क्या करें? बचने के लिए साहब सबसे पहले कारों का उपयोग बंद करिए। जितना भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको रोकने के जो प्रयास हो सकते हैं, प्लांट्स लगाइए, उद्योग धंधों के विकास में कार्बन के उपयोग से बचिए, कार्बन के स्थान पर कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का विकास करिए, उन सब चीज़ों से वाटर को कंजर्व करिए, ज़मीनों के अंदर ज़्यादा ब्रेन ड्रेन मत करिए, मतलब होल मत क्रिएट करिए। साथ ही साथ में अपने यहाँ पर बिजली बचाइए, सब्जियां खाइए, बाइक से चलिए, मतलब कुछ इस तरह से करिए कि पर्यावरण जैसा था अगर आप उसे वैसा छोड़ते हैं तो बच जाएंगे, नहीं तो अपन तो शायद तब तक निकल लेंगे, आप में से अधिकांश व्यूअर वर्ष 2100 तक तो चले ही जाएंगे, लेकिन अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो संभवतया इस कल को नहीं, इस समय को नहीं देख पाएंगी जो आप और हम देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हमें कुछ देना है जिसे सस्टेनेबल ग्रोथ कहा जाता है, तो आवश्यक है कि आप और हम बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ अपनी चीज़ों का पालन करें। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे। बाकी आपसे गुजारिश है, बाकी सलाह है, ये तो गुजारिश तो नहीं है, आपको जमता है तो जितना भी सब्जेक्ट जैसे आज आपने पढ़ा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबका ब्लेंडिंग था अपने करंट में, उसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है पूरी थ्योरी को, जीएस को, तो आप 1499 में जाकर मेरी